आज ही मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी। कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ मेरे साथ। आई मेट अ फ्यू पीपल और उसमें से किसी के मुंह से हम आपस में बात कर रहे थे एंड इन अ जाइब दे टोल्ड मी कि ओ वो अपने आप को बहुत समझदार समझती है ना। मैंने कहा समझदार समझती नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ ना, मैं बन के सामने नहीं आ रही हूँ। सो आई फील कि आपकी जो विजडम होती है और जब आपकी जो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है, अपने बारे में जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, इफ़ इट बॉदर्स अदर पीपल, और आपको भी अगर इस तरह के जुमले सुनने को मिले कि पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, सो आई थिंक दिस शुड नॉट बी टेकन एज something that is pulling you down. In fact, that's one of the best compliments. आप अपने बारे में एक बुरा ख्याल, बुरी राय, अपने आप को कमतर क्यों समझे? अगर आप अपने आप को अच्छा समझते हैं, अपने लिए अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं और एक सर्टन आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशंस हैं, सो व्हाई नॉट मेंटेन दैट? इट इज़ एन इन्विटेशन फॉर अदर पीपल टू स्टेप अप देयर एक्ट। और किसी का भी बुलिंग बिहेवियर, किसी की भी बदतमीज़ी, चाहे वो कोई भी शख्स क्यों ना हो, रुतबे में आपसे बड़ा क्यों ना हो, आपको नहीं लेनी चाहिए। आप पोलाइटली उसको डिक्लाइन करें, अदरवाइज साइलेंस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आप अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हैं और अपने आप को ऐसे किसी भी इन्फ्लुएंस से दूर कर सकते हैं। कल मैंने सुष्मिता सेन की भी एक बड़ी प्यारी सी सेइंग सुनी। उन्होंने उनके इंटरव्यू का एक छोटा सा एक्सर्प्ट था। कहती है, माय गोल्डन रूल इन लाइफ इज़ कि अपने आप को खोकर कुछ पाया तो फिर क्या पाया? बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ शुड बी योर सेल्फ। और आप जैसे हैं, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपके नज़रियात और ख़यालात हैं, अगर लोग उसको एक्सेप्ट और अप्रिशिएट नहीं करते, then that place or that person or that scenario is not meant for you. तो दूसरों को कायल आप यकीनन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डू नॉट बार्गेन और नेगोशिएट ऑन योर सेल्फ वर्थ। लेकिन इसी से फिर हमारा आज का टॉपिक निकल के आया कि लोगों को कायल कैसे करें। कई दफ़ा द मार्क ऑफ अ ट्रू लीडर इज़ कि वो जो विज़न देख सकता है, जो उसके ख़यालात हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ रैली करा सकता है। सो हैविंग अ कन्विंसिंग कॉन्वर्जेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मुल्क में ज़्यादातर ये काम ज़ोर ज़बरदस्ती से किया जाता है, लोगों को डरा कर, धमका कर, गाली गलोच करके, अब्यूज़ करके या इमोशनली ब्लैकमेल करके हम ये समझते हैं कि हम अपना काम निकलवा लेंगे या उनको कायल कर लेंगे। आई थिंक द रियल फैक्टर इज़ कि जब आप किसी के सिर्फ जहन को या किसी खौफ को उजागर ना करें, बल्कि दरअसल आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद हो कि आप लोगों के दिल दिमाग पे छा सकें और उनको प्यार से, मोहब्बत से, शफ़क़त से। याद रखिए कि हम जब भी किसी चीज़ के लिए कायल होते हैं ना, वो हमारा एक जज्बाती फ़ैसला होता है। यकीनन उसमें लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी होती है, लेकिन जज्बात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपने एक ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्शन के में जज्बात को साइड पे कर दिया ना, तो हो सकता है वक्ती तौर पे आप कामयाब हो जाएं, लोग आपकी बात मान लें, लेकिन वो कायल करना कभी भी देर पा नहीं होगा। आइए इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। आपसे भी मेरी दरख्वास्त है, जितने व्यूअर्स, आप हमें कॉल करके बताइए कि सबसे मुश्किल आपके लिए कॉन्वर्जेसन कौन सी थी और क्या आप अपने सामने मौजूद लोगों को कायल कर पाए। और उस वक्त अगर आप इस एक्सपीरियंस को, इस तजुर्बे को दोबारा इसके बारे में सोचते हैं, तो आपकी विनिंग स्ट्रीक क्या थी? क्या ऐसी बात थी जो दूसरे के दिल को लगी और उन्होंने आपकी बात मान ली? तो आइए ज़रा बात करते हैं कायल करने वाली गुफ्तगू के हवाले से। ज़बरदस्त पैनल है जी। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं हदीका सिद्दीकी, यूज़ एन IT एक्सपर्ट, अब अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का इदारा भी सेटअप कर रही हैं। थैंक यू सो मच हदीका फॉर बीइंग हियर विद अस। इसके अलावा जी गौहर शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक सर्टिफाइड रिलेशनशिप कोच हैं। कई दफ़ा हमारे यहाँ रिलेशनशिप्स में यकीनन एक इम्बैलेंस होता है और हमें सिखाया यही जाता है कि आप कुछ अगले की मान लें, कुछ अपने में लचक पैदा करें, लेकिन कब ये चीज़ें लॉपसाइडेड हो जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। यानी एक शख्स आपसे अपनी हर बात मनवा सकता है, जबकि वो आपकी कोई बात को और अपने रवैये को बदलने पे आमादा नहीं है। तब क्या करना चाहिए? वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच गौहर फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, समीहा साजिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ये हमारी शैडो साइड्स को हमारे लिए उजागर करेंगी कि कई दफ़ा हम किन बातों की वजह से कायल हो रहे होते हैं, हमारे अंदर कौन सी इनसिक्योरिटी अगला बंदा इग्नाइट कर लेता है, जिसकी वजह से हम कई दफ़ा उसकी बहुत ही बेवकूफ़ाना बात या बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल बात पे कायल हो जाते हैं। यानी वो आपने देखा है ना, बचपन में आपको एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता था कि सारे कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूद जाओगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि कई लोग हंसते हंसते कूद जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, कौन सा पाइपर अपना जादू चलाता है, ये हम समीहा से जानेंगे। थैंक यू वेरी मच समीहा फॉर बीइंग हियर। सो सबसे पहले अगर हदीका से मैं शुरुआत करूँ, हदीका, कभी किसी फ़ैसले पे या किसी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस पे पलट कर ये सोचती हो कि यहाँ पे जो मैं कन्विंस हो गई या किसी की मैंने बात मान ली तो मैंने गलत किया, और उस वक्त क्या हुआ था, कैसे किसी ने तुम्हें कायल कर लिया?
Okay, this is a very personal question, but it's still something that is very relevant to the topic that we are discussing. This happens to me back in like peer pressure जो होता है ना, वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ये दोस्त कर रहे हैं ना, तो बस वही हमने भी करना है। एंड जब आपकी ऐसी उम्र होती है ना 13-14 साल की, यू आर अंडर इन्फ्लुएंस, यू कांट थिंक प्रॉपरली, यू आर जस्ट ऑन अ वे कि हाँ दोस्तों ने ये करना है तो मैंने भी यही करना है। हाँ। और यही हुआ था व्हेन वी वर डिसाइडिंग ऑन कि भाई हमने इस टीचर से कोचिंग लेनी है या किस टीचर से कोचिंग लेनी है। तो उनके चक्कर में मैंने जिन टीचर्स के साथ मतलब हमने कहा कि हाँ दोस्त जा रहे हैं इस पर्टिकुलर अकेडमी में, तो मैंने भी वहीं एडमिशन ले लिया। और उसकी वजह से मेरे पापा को बड़ा परेशानी फेस करनी पड़ी। और उसमें ये हुआ कि आई रेजाइड इन गुलशन इकबाल एंड द अकेडमी वाज इन डिफेंस। और तुमने लड़ झगड़ के थोड़ा प्रेशर में कि नहीं मुझे वहीं जाना है बिकॉज़ दोस्त वहाँ जा रहे हैं। और क्योंकि मुझे था कि मैं कहीं भी जाऊँगी वहाँ पे अगेन नई दोस्ती करनी पड़ेगी, और फिर आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू एडजस्ट माई सेल्फ प्रॉपरली और नॉट। और फिर वो एक होता है ना कि हम तो इस पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे हैं, एक स्टेटस से, एक हाँ मैं फोमो का शिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, बड़ी आपने इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना की तरफ पॉइंट आउट किया हदीका। मैंने अक्सर ए लेवल्स के बच्चों को इसी तरह डिसाइड करते हुए देखा है कि सारे दोस्तों की जो टोली है ना, वो 4 कॉलेजेस में अप्लाई करती है। अगर 4 में से 3 में एडमिशन हो गया तो सिलेक्शन उसका किया जाता है जिसका वो ग्रुप लीडर कहे कि भाई यहाँ जाना है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम बहुत सारे फैसले ऐसे ही लेते हैं। अच्छा, थोड़ा कल्चरली अगर बात करें गौहर साहब, तो कायल करने में हमारे यहाँ जेंडर रोल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मियाँ बीवी के रिश्ते में वैसे कहा तो जाता है कि घर की जो पेन होल्डर है वो खातून है, उसके पास कलमदान मौजूद है और वो कोशिश करती है कि अपने मुताबिक घर के तमाम फ़ैसले ले। लेकिन फिर भी आप मुझे ये बताइए कि कल्चरली हम ये समझते हैं कि मर्द बड़े फ़ैसले लेता है, और अगर उसने कोई फ़ैसला ले लिया तो उसके फ़ैसले का खैर मकदम करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट वो बर्दाश्त नहीं करता। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मैन ऑफ द हाउस के फ़ैसले को मानते हैं। क्या ये आज भी दुरुस्त है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो मर्द है उसका जो डिसीजन है वो हमेशा प्रिवेल करता है, वही उसको इनिशिएट करता है और वही उसको इम्प्लीमेंट करता है। जो ख़वातीन का रोल है वो बीच में एज अ स्पेक्टेटर होता है या सपोर्टिव रोल होता है। और ख़ास तौर पे जो मेजर डिसीजंस जितने भी हैं, घर का कहाँ पे प्लॉट लेना है, घर किस टाइप का बनेगा, जब वो उसकी डिटेल्स में जाते हैं तो फिर वो ज़रूर कहते हैं अच्छा आर्किटेक्ट के पास चले जाना, जाके देख लेना। फिर उसके बाद जब घर बन रहा होता है फिर उसमें इन्वॉल्व करते हैं। जो मेजर डिसीजंस हैं इन्वेस्टमेंट के, करियर के, वो मर्द लेता है, और जो हमारे माशरे में ख़वातीन होती हैं वो सपोर्टिव रोल में है। आजकल काफ़ी चेंज आ रहा है, लेकिन ये चेंज जो है वो एक सेगमेंट तक ही महदूद है, जिसमें ई कॉमर्स या आईटी से रिलेटेड ख़वातीन हैं जो काफ़ी आपने बड़ा सिंगल आउट करके पर्टिकुलरली ई कॉमर्स एंड उसका क्या, मैं तो बड़ा घरेलू सा सवाल आपसे कर रही हूँ। मुझे बताएं कि बिफोर वी गो टू अ ब्रेक, अमूमन जो घर में सास होती है वो तो समझती है कि बहू ने उसके बेटे को अपनी उंगलियों पे नचाया हुआ है, वो किसी भी बात पे कायल कर देती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि मर्द सारे डिसीजंस लेता है? नहीं, वो जो है वो सासू माँ की इनसिक्योरिटीज होती हैं, वो एक्चुअली ऐसे नहीं होता। सही। घर में रोल जो घर में क्या पकेगा से लेके क्या होगा, कौन मेहमान आएगा, किस किस्म की उसकी खातर मदारत होगी, किसको क्या गिफ्ट दिया जाएगा, वो सारे डिसीजंस जो हैं वो जो एल्डरली लेडी होती है घर में, वो मदर हो, मदर इन लॉ हो या सिस्टर इन लॉ हो, जो भी उस फैमिली में बड़ी होती हैं, उनके डिसीजंस होते हैं। लड़का जो है उसको वो एक हद तक इन्वॉल्व किया जाता है जहाँ पे रिश्तेदारी या रिश्ते निभाने की बात होती है। ठीक है जी। अक्सर कहा जाता है कि जो लड़कपन में आपका जोश है ना, उसका कोई सानी नहीं है। पूरी ज़िंदगी में आपको उस तरह का एंगर, फ्रस्ट्रेशन फील नहीं होगा। टीनेजर्स वैसे ही समझते हैं कि उनको कोई समझ नहीं पा रहा है। तो टीनेजर्स को कायल कैसे किया जाए? लेट्स टेक द कॉन्वर्जेशन देयर। हमारे साथ समिया मौजूद हैं। समिया, मुझे बताएं कि हर लड़कपन में जब कहते हैं ना कि जैसे पहले टेरेबल टूज़ की बात की जाती है, और दूसरा ये कि जब बच्चे जब टीनेज में पहुँच जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए उनको डील करना बहुत मुश्किल
मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में बताइए कि क्या किया जा सकता है, उनको कैसे कायल करें? हाँ जी, टीन एज जो है एक बड़ी इम्प्रेशनेबल एज होती है। बच्चे जो हैं बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं अपनी एनवायरनमेंट से, नए नए दोस्त बना रहे होते हैं। पेरेंट्स के साथ जो उनका रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज जहाँ पेरेंट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ हद तक बाउंड्रीज या लिमिट्स इन्फोर्स करने की जो है कोशिश में होते हैं, लेकिन टीन एजर्स क्योंकि उनका नया एक्सपोजर होता है टू द आउटसाइड वर्ल्ड इन अ वे दैट दे हैव नॉट नोन बिफोर, जिस तरह से घर में वो चीज़ों से एक्सपोज हैं, बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का उनको जब वो एनवायरनमेंट में जाते हैं तो ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस भी है, फिर सोशल मीडिया भी है, फिर आपके पास जो है फोन डिवाइसेस भी हैं, सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ठीक है, अब पेरेंट्स किस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें वही चीज़ें आ जाती हैं आपकी, जिससे हेल्दी कम्युनिकेशन होती है, इसको अगर आप एक बेसिस बना लें और आप टीनेजर्स जो है उनको कम अकल समझना अगर बंद कर दें, क्योंकि हम आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है उनसे भी बहुत कुछ लर्न करने की, क्योंकि वो उनका एक्सपोजर आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड के साथ है जिसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी की। अगर मैं इसमें एक छोटा सा सेगवे क्वेश्चन आपसे कर सकूं कि मुझे लगता है कि साल 2024 में भी हमारा पेरेंटिंग स्टाइल इवॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि ख़ास तौर पे जो आज के पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बचपन में यही देखा कि अथॉरिटी ने अगर उनको कुछ कह दिया तो कायल करने वाली कहानी ही नहीं होती थी ना। पहले तो पेरेंट्स ने अगर कह दिया तो बस आपने मानना है। आज जब पेरेंट्स इसी स्ट्रैटेजी को अपनाने की कोशिश करते हैं और बच्चों से बजाय इसके कि खुलकर बात करें, उनको बस कहते हैं कि फ़लानी बात तुमने मेरी मान लेनी है क्योंकि मैं कह रहा हूँ और मैं तुमसे बड़ा हूँ या मैं पेरेंट हूँ, क्या ये काम करती है टीनेजर्स के साथ? नहीं, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जो है वो कभी काम नहीं करती। आपको एक बहुत सपोर्टिव पेरेंटिंग का रोल जो है वो अपनाना पड़ता है, और इसके लिए पेरेंट्स को खुद अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि वो जिस किस्म का पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों के साथ यूज़ कर रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं है। और अगेन आप जो है वो अपना एक कंसर्न शो कर सकते हैं, बच्चों को ये मॉडल करें आप अपना बिहेवियर, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जो चीज़ देखते हैं वो उसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। सो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप टीच कर रहे हो, अच्छा, अब तो बहुत सारे सपोर्ट, आप एग्जांपल बनो। बिल्कुल, आपके पास अब बहुत सारी सपोर्ट मौजूद है। हदीका, मिसाल के तौर पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप अपने बच्चे को कैसे गाइड करें कि वो किस फील्ड में जाएं, तो करियर काउंसलर्स मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी गाइड्स मौजूद हैं। इसके अलावा कोई बिहेवियरल इशू है, अगर बच्चे में एंगर का इशू आ रहा है या बच्चा ब्लूज़ फील कर रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो अब मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ये स्टिग्मा ख़त्म होता जा रहा है और पेरेंट्स अपने बच्चों को थेरेपी या काउंसलर्स के पास लेकर जाते हैं। आपने क्या नोटिस किया है? क्योंकि और इसमें ये मायूब बात भी नहीं है, अगर आप अपने बच्चे को कायल नहीं कर पा रहे तो किसी ऐसी रिसोर्स को ढूंढिए जो शायद अपने रुतबे, अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके बच्चे को किसी बात पे कायल कर सके। व्हाट डू यू से? Okay, so there's one thing that I've noticed so far and it baffled me. And it was कि हमारी सोसाइटी में ऑल्दो ये स्टिग्मा ख़त्म हो रहा है, कहाँ हो रहा है? एलीट सोसाइटीज़ में या अपर मिडिल क्लासेस में हम इस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन अगर हम टिपिकली मिडिल क्लासेस के ऊपर फोकस करके बात करें, हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस अभी भी मौजूद है। और किसका इन्फ्लुएंस मौजूद है? हमारे सराउंडिंग्स का। मामू के बेटे ने कर लिया है कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर्स, आज वो कमा रहा है 10 लाख रुपए। तुमने भी कंप्यूटर साइंस लेनी है, तुमने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेनी है, और बच्चे को डाल दिया इसमें। और ये अथॉरिटेटिव ही होता है, ये सपोर्टिव नहीं होता। अब मैं पूछ रही हूँ क्लास में कि बेटा व्हाई हैव यू चूजन दिस पर्टिकुलर फील्ड, व्हाई हैव यू चोजन कंप्यूटर साइंस, व्हाई हैव यू चोजन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? एंड दे लाइक वो मेरे कज़न ने किया हुआ था, वो पापा ने कहा था, वो बड़े भाई ने किया हुआ था। तो मैंने कहा तुम क्या करना चाहते हो? They don't have an option. कभी कभार जब इम्प्रेशनेबल होते हैं तो दूसरे आपको कायल तो कर लेते हैं, लेकिन वो आपने इसलिए उनकी बात से आप कन्विंस हुए क्योंकि आपका अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। आई थिंक तमाम एजुकेशन और हमारी तरबियत का जो एक नतीजा हमें अखज़ करना चाहिए कि हम एक ऐसा फ़ाल इफ़ेक्टिव शहरी बनाएं जो अपने डिसीजंस ले सके, जिसको समझ बूझ हो, और यकीनन ये ज़िम्मेदारी भी पेरेंट्स की आती है। हदीका, आई एम गोइंग टू आस्क यू टू होल्ड दैट थॉट, आई विल कम बैक टू इट, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, लाहौर से फरत हाशमी बोल रहा हूँ। जी, और आपका एक बहुत ही पुराना फॉलोअर हूँ आपके प्रोग्राम्स का। कभी कभार जब मैं फ्रेंच लीव लेता हूँ आपका प्रोग्राम मेरी बेगम देख रही होती है लाइव, तो मैं भी बैठ जाता हूँ और फिर मैं बाज नहीं आता हूँ कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच। टॉपिक इज ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये। मैं 4 ग्रोन अप शादीशुदा
बच्चों का बाप हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मेरे 4 पोते हैं, एक पोती है, नवासी है। सो आई एम आई एम मैनेजिंग ऑल दीज स्टफ। व्हाट आई अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कैरेक्टर बिल्डिंग बच्चे की सही माँ बाप के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, मदरसे के लेवल पे कहाँ से शुरू की जाती है और क्या वाकई शुरू की जाती है या नहीं की जाती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, नन ना मदरसे में, मस्जिद में कोई बच्चा ज्यादा टाइम लगाता है तो कहते ही मौलवी बन जाएगा, बचाओ बचाओ बचाओ, निकालो इसको बाहर से। स्कूल के लेवल पे जब उसकी काउंसलिंग कुछ की जाती है तो कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल यूरोपियन हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत साइड पे चला जाएगा। दोस्तों में कुछ टाइम ज्यादा गुजारता है तो उसको वहां से हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। तो ये असल में इमेच्योरिटी उस लेवल की है जिस प्रोसेस है ये जनरेशन। मैं भी खुद आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, मुझे बताएं कि माशरती और तहजीब के हवाले से जो हमारे यहाँ चेंजेस आ रहे हैं कल्चरली, जिसको हम कहते हैं कि हम इवॉल्व हो रहे हैं, ये चेंजेस कैसे आई हैं और किसने हमें कायल किया है कि जो भी हमारा तरीक़ेकार था। कल परसों मैंने रील देखी, बल्कि रील क्या एक किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि बताइए पाकिस्तान में वो कौन सी चीज़ें जो नॉर्मलाइज़ कर दी गई हैं जो प्रॉबली हमारा जहन उस पर खटकना चाहिए। तो कई लोगों ने उस पर बात की। कुछ लोगों ने कहा कि जो ख़वातीन शलवार कमीज़ बग़ैर दुपट्टे के अब पहनती हैं तो ये नॉर्मलाइज़ हो गया है, इनजस्टिस नॉर्मलाइज़ हो गया है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँ तो दोनों जेंडर्स का मिक्स गैदरिंग्स ये सब नॉर्मलाइज़ हो गई हैं। तो ये जो कल्चरल शिफ्ट आया है इस पे हमें किसने कायल किया है? देखिए मैं बताऊं आपको, आप शहर की हद तक तो यहाँ पे कंफर्टेबल फील करती हैं, लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा किसी रेस्टोरेंट के अंदर ये मिक्स गैदरिंग अगर हो रही है, दुपट्टे के बगैर लड़कियां आई हुई हैं, लड़के लड़की बैठे हुए हैं, इंटरमिंगल हैं आपस में, तो अगर कोई बुजुर्ग ग्रुप एंटर हो गया है तो उनकी खवातीन का और मर्दों का रवैया बिहेवियर आप देख सकते हैं कि वी आर स्टिल नॉट दैट ओपन माइंडेड कि हम उसको अप्रिशिएट करें कि ये इवॉल्व हो रहा है प्रोसेस और हम इस चीज से गुजर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट हम नहीं करते। शहरों की हद तक, गाँव में तो आप छोड़ दीजिए ना, गाँव में तो मार दिए जाते हैं लड़की लड़का। जहाँ पे किसी ने किसी को पसंद किया, अपने माँ बाप को भिजवाया प्रोसेस करने के लिए, तो उस लड़के को भी उठवा दिया, लड़की को भी उठवा दिया, पूरे खानदान को मरवा दिया, गायब करवा दिया। आप यू कांट इवन इमेजिन कि क्या कुछ नहीं हो रहा है इस मुल्क में जो कि हिडन है और यही मेरे ख्याल में एक अजीब सा फर्क साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये तनाव है क्योंकि हम पोलराइज्ड हो चुके हैं। आधा माशरा कायल हो चुका है, कन्विंस हो चुका है एक सर्टन वे ऑफ लाइफ की तरफ। दूसरे लोगों को मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कंजर्वेटिव, वो ट्रेडिशनल है, वो उन रिवायात को लेकर साथ चलने चाहते हैं। और आपस में इन दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट का इस वक्त हम पाकिस्तान में टकराव देखते हैं और समझ नहीं आ रहा कि कौन किसको कन्विंस कर रहा है। और यही मैंने पर्टिकुलर पोलराइजेशन देखी जब हमारे स्टेट गेस्ट जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब आए और उनके मुख्तलिफ आप सेगमेंट्स, उनके मुख्तलिफ एक्सर्प्स उनकी कॉन्वर्जेशंस के सुन रहे होंगे। कुछ लोगों को वो अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने स्टडी से, और उनका यकीनन बहुत तजुर्बा है इस हवाले से, दीनी बहुत मालूमात रखते हैं, वो कन्विंस कर पा रहे हैं, जबकि कुछ हलकों से उनको शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। तो हम इस पर ज़रा बात करते हैं वापस आकर कि क्या ये आर्ग्यूमेंट्स जो पहले हम समझते थे कि कल्चरली वायबल आर्ग्यूमेंट्स हैं या माशरती तौर पे एक्सेप्टेबल हैं या दीनी तौर पे एक्सेप्टेबल हैं, अब उसमें भी टकराव की सूरत हाल है और ये हमारे समाज को किस तरफ लेके जाएगी। अच्छा जी, हमारे मेहमानों का आज आपको, अगर आप पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं तो आपको पता होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी उसको कर्टेल किया हुआ है, बट नन द लेस बोथ आर अदर गेस्ट हैव डिस्कनेक्टेड, सो इट्स मी एंड हदीका टेकिंग दिस कॉन्वर्जेशन फॉरवर्ड। लेकिन यकीनन आप कॉल कर सकते हैं। हदीका, जो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं है कि हम उसको लोग खुलकर सवाल नहीं करते। ख़ासतौर पे यूथ ये फ़ील करती है कि वो कई सवाल ऐसे होते हैं जो उनके जहन में हैं, लेकिन फिर उनको डांटा जाता है कि ये तो बेअदबी में आ जाएगा, ये सवाल नहीं करना। तो रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कई दफ़ा अथॉरिटी ऑफ द स्कॉलर को एक्सेप्ट किया जाता है। बट व्हाट आई नोटिस लेटली वाज कि डॉक्टर जाकिर नायक, आपने भी देखा होगा कि वो उनके जो बातें थी ना, वो बहुत सारे लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही थी बल्कि क्रिटिसिज्म को अट्रैक्ट कर रही थी। व्हाट वाज योर रिएक्शन एज अ यंग पर्सन? Okay, there is one thing that we all need to understand as, और ये आपने भी नोट किया होगा, being a पाकिस्तानी हमारे अंदर respecting different point of views का element है ही नहीं, और इसी वजह से intolerance बहुत ज़्यादा है। What do I mean by that is, ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को कन्विंस करें। Why is there a need to convince everyone? आप दूसरे के different point of view को सुने,
रिस्पेक्ट दें और कहें येस आई डू नॉट अग्री विद यू। लेकिन आपने जिस किस्म की द क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड क्रिटिसिज्म देखी है ना, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि एक कोई भी एक्सेप्ट उठाया गया उनकी कॉन्वर्जेशंस का और नीचे दो ग्रोह या दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स, ऐसा लगा था आपस में गुत्थम गुत्था है। डिड यू नोटिस दैट? ओके, अगर नॉट ओनली दैट, अगर आप जनरली देखें ना, ये तो इस्लाम के साथ भी हो रहा है। कुरान की एक आयत का आधा टुकड़ा आप उठा लेते हैं और उसके बाद उसमें हर किस्म के लोग आ जाएंगे और उस पर बात करना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि देखो इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा टेररिज्म है, इस्लाम तो बेइंतहा कंजर्वेटिव है। इट्स ऑल बिकॉज कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कोट की जा रही होती है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अहमदाबाद। अकरम कुरैशी साहब, वेलकम टू द शो। क्या कहेंगे आज? सदर इकबाल, घरेलू मसाइल जितने भी होते हैं, फैमिली मसाइल, इसके मेरी अपनी राय है कि आप हमेशा के लिए घर के छोटा हो चाहिए। बिल्कुल बात हिकमत दानाई से करें और मशावरत से करें, इसलिए कि नतीजा अल्लाह पे छोड़े, लेकिन मशावरत बहुत जरूरी। अच्छा, मशावरत से औरत बार जो भी बड़ा फैसला कर देता है, आप देखें नतीजा अल्लाह पे आप छोड़ दें, होता उसका नतीजा अच्छा होता है। और इसके अलावा जिस तरह फर्द की आपने बात की है, पहले तो देखें कि आपके सामने जो बंदा है जिससे आप खिताब कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो किस तरह का, उसका मेंट सोच क्या है, किस तरह का आदमी। तो बात उससे भी प्यार से करे, मोहब्बत से करे, हिम्मत से करे। जरूरी नहीं है हर आपको शख्स आपकी लगता है बात को मान सके, हर आदमी आपकी बात माने, ये ऐसा हमारे यहाँ मुमकिन जो नहीं है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो भी, यानी चाहे वो स्कॉलर्स हों, किसी को सियासत का ज़्यादा पता है, किसी को मईशत का, इक़्तिसादियात का ज़्यादा पता है, एक लहजे में और रवैयों में जाहरियत आ गई है। आप कभी भी जाहरियत के साथ, अग्रेशन के साथ दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते। उसको बुलडोज तो कर सकते हैं, उसको कॉर्नर करके अपनी बात मनवा तो सकते हैं, लेकिन दिल जीत के कायल नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आप? सिदरा इकबाल साहबा सुने, जो लोग से जबर से बात मनवाते हैं, मैंने देखा जिस घर के अंदर जबर होता है, ताकत के जरिए अपनी बात मनवाई जाती है, उसके घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। मैं आपको बताऊं तक कायल हूँ कि आप बच्चियां जब बालग हो जाए, बच्चे बालग हो जाए, तो उनसे 100% मुशावरत करें। बेटी आप शादी करना चाहती हैं, मुझे बता दे। उसे एहसास पैदा हो जाता है मेरा बाप मेरा दोस्त है, बेटे को एहसास होता है मेरा दोस्त है, वो गलती नहीं करते, फिर वो आपसे मुशावरत करते, आपसे बात करते। जहाँ पर जबर होता है, बच्चों को खौफ होता है कि ये तो मुझे मार देंगे, मुझे सजा देंगे, स्कूल नहीं जाना, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक कर रही थी, लेकिन आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है। और इसी चीज़ को अगर मैं माशरती तौर पे समझूँ, समिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। समिया, अभी हमारे कॉलर कह रहे थे कि वही जैसे आपने कहा सपोर्टिव पेरेंटिंग होनी चाहिए। जो एक रियासत होती है, एक स्टेट का किरदार भी एक पेरेंट, एक माँ की तरह का है। जब स्टेट भी अपने लोगों पे, चाहे वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हों, चाहे वो डिसेंटिंग वॉइसेस हों, उन पे जबर करती है, तो क्या आपको लगता है, या उनके ऊपर सख्ती करती है, तो क्या वो उनको कायल कर पा रही है या उनको और मुनारिफ कर रही है अपनी तरफ से? वो तो और मुनारिफ कर रही है, बिकॉज ये एक सिस्टमिक इशू है। अगर पेरेंट्स जो है एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें एक बहुत नॉर्मल समझी जाती है कि जबर करके बात मनवाना, कायल करना, तो उनको कहीं ना कहीं भी अपने उसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी और वो अपना जो एक जनरेशनल ट्रॉमा है उसको ट्रांसफर जो है वो करते रहेंगे। सो ना वो अपने बारे में उनकी जो अगर लेट्स से थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ भी रही है तो उसका कोई फायदा हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक चीज सोसाइटी के लेवल पे जो है वो एनकरेज की जा रही है या उसको does that also point to our patriarchal patterns? यानी अक्सर हम सिर्फ पेरेंट्स की ही क्यों बात करें, अगर हम दोनों जेंडर्स को कंपेयर करते हैं तो मर्द हजरात या हमारा माशरा मर्द की बात को, यानी उसके फ़ैसले को, उसको कायल करने की ज़रूरत नहीं होती। वो फ़ैसला सुनाता है और एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि सब घर वाले बिलखुसूस ख़वातीन उस फ़ैसले को माने। क्या कहेंगी आप? ख़वातीन की जो एक डिसएम्पावरमेंट जिसको आप कह सकते हैं, उसके में रोल जो है खुद ख़वातीन का भी है कहीं ना कहीं। अगर आप घर में, जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी सास बहू की, तो एक सास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है मेरे ख्याल से अदा कर सकती है एम्पावर करने में अपनी बहू को। अगर वो उसके डिसीजंस को बार बार डाउट करेगी या उसको कहेगी, उसकी कॉन्फिडेंस को जो है अंडरमाइन करेगी और हर डिसीजन सोशल कंपैरिजन करेगी या एक फियर ऑफ जजमेंट इंस्टिल करेगी, नहीं तुमने अगर
ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, हाँ ये कैसे सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज को बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। सो ये इंस्टेड ऑफ एम्पावरमेंट आप एक डिसएम्पावरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं खवातीन को, और ये चीज उनके जो फिर रिलेशनशिप्स में आएगी और एक पैट्रियार्कल सिस्टम जो ऑलरेडी इन प्लेस है वो ज्यादा रीइंफोर्स होता चला जाएगा। बिल्कुल सही। और यही चीज़ अगर हदीका आपके पास लेके आऊँ, घरेलू मसाइल के अंदर आप क्या समझती हैं कि किसके पास वीटो पावर होती है या कायल करने की सबसे ज़्यादा सलाहियत अमूमी तौर पे आपने किस फैमिली मेम्बर के पास देखी है? देखें, बात कड़वी है लेकिन सच है, और ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि जो शख्स फाइनेंशियली प्रोवाइड करता है, ही होल्ड्स द पावर टू मेक द डिसीजंस एंड डिक्टेट द डिसीजंस। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज़ कि आपके पास पैसा है, आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर चाहे वो आप औलाद हो, आप मर्द हो या आप औरत हो, आपके पास ताकत है अपनी बात मनवाने की और दूसरों को अपनी बात पे कायल करवाने की, और अनफॉर्चुनेटली ये गलत है। बिल्कुल सही। हमें समझना चाहिए कि क्या चीज़ सही है हमारी फैमिली के लिए, क्या चीज़ सही है। यू हैव पॉइंटेड आउट टू सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि घर में जो कमाऊ पूत इंसान है वो गलत बात भी कर रहा होता है तो उसके ख़िलाफ़ बात करने की बहुत सारे लोग जुर्रत नहीं करते, और तभी अगर वो किसी एक फैमिली मेम्बर, चाहे वो अपनी औलाद हो, अपनी बीवी हो, अपने वालदैन हो, किसी के साथ ज़्यादती भी कर रहा है तो भी उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं खड़ा होता। समिया, आप अग्री करती हैं कि ये फाइनेंशियल पावर एक इंसान को डिसीजन मेकिंग पावर भी देती है, एंड ही और शी इज़ एबल टू कन्विंस एवरीवन? ये एक फैक्टर है और एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इट्स नॉट लाइक द होल स्टोरी, आई मीन, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। लेकिन जेंडर के साथ जो एक पावर और अथॉरिटी हमने जो हमेशा से चली आ रही है, यू नो, एसोसिएट होती है विद द मेल जेंडर, दैट इज स्टिल एग्जिस्ट एंड दैट इज स्टिल वी सी, क्योंकि आजकल तो औरतें भी काम कर रही हैं, एक किस्म घर का अगर सिस्टम चलाना है, चाहे वो फाइनेंशियली है, बल्कि औरतें आई थिंक उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी है, उन्होंने जो है नर्चर भी करना है। So it's despite, you know, the world order may be changing as well, वो जो पावर वाला अथॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आप पॉलिटिक्स में देख लें तो आपको रेशो ज़्यादा नज़र आएगी, मेल डोमिनेंस वहाँ भी एग्जिस्ट करती है, इट इज़ एवरीवेयर, यू नो, जो मेन डिसीजन मेकर्स है, डिसीजन मेकिंग की पावर है, दैट इज़ विद मेल। बिल्कुल सही। सो आई थिंक वो सिर्फ फाइनेंसेस जो हैं उनको सिंगल आउट कर देना वुडंट बी फेयर। अच्छा, आखिरी एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी, मुझे बताएं, दूसरे लोग आपको कायल करें, ये भी मुझे लगता है कि एक नीडीनेस है। अपने आप को, अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपने आप को कायल करने के लिए कि अब मैंने ये कदम उठाना है, क्या करना चाहिए? क्विकली वन टिप इफ़ यू कैन गिव अस समिया। ओके, सो ये डिपेंडेंस ऑन डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये आपके एक अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है आपकी कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप आई थिंक उनसे अवेयर हो जाएं, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन, एंड इट विल स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स। आपको बेबी स्टेप्स में छोटे मोटे, आप यू नो रोज आप एक उठे और ये सोचेंगे मैंने आज किसी अपने आप को वैलिडेट करना जरूरी है, टेक स्मॉल स्टेप्स, रीबिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड देन यू विल बी एबल टू कन्विंस योरसेल्फ। दूसरों को कन्विंस करने से पहले अपने हिमायत करना, अपना एक ख्याल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ हदीका और समिया मौजूद थी। गौहर साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा थे, बट इट वाज ऑल अबाउट कन्विंसिंग अदर्स एंड योरसेल्फ, और उसके लिए कॉन्फिडेंस, फैसला साजी, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे कि हदीका ने कहा कि वी मस्ट ऑल्सो अग्री टू डिसअग्री। आप अपने डिफरेंसेस को टॉलरेट करें, अगर तो आप अगले को कन्विंस नहीं कर पा रहे, दैट्स ऑल्सो फाइन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।